हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा पर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स। क्लास 9 का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तीसरा चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो यानी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे चैनल में सर्च करके चैनल के अंदर जाकर प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज का पहला क्वेश्चन है बल यानी फोर्स किसे कहते हैं। फोर्स कहने का मतलब ये बल क्या है, तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकृति, गति में परिवर्तन ला सकता है। इसका SI मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। कहने का मतलब बल वह भौतिक राशि है यानी वह क्रिया, वह चीज़ है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का जो है आकृति में चेंजिंग कर सकते हैं, उसकी स्थिति में चेंजिंग कर सकते हैं, फिर उसकी गति में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु जो है गति में उसको विराम में ला सकते हैं, या नहीं तो कोई अगर विराम में उसको गति में ला सकते हैं। इन सारी क्रिया हम किसके द्वारा करते हैं? बल के द्वारा करते हैं। और बल बराबर आपका होता क्या है? F = ma। कहने का मतलब है F = होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी बल बराबर मास कहते हैं द्रव्यमान को, एक्सेलरेशन कहते हैं त्वरण को। बल बराबर होता है आपका त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है न्यूटन के गति का प्रथम नियम लिखे। न्यूटन साहब ने 3 गति का नियम दिया है, उनमें से प्रथम नियम जो है आप इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूटन के गति का प्रथम नियम लिखें। न्यूटन के गति का प्रथम नियम है क्या, जरा देखते हैं। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु एक समान गति या विराम की अवस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। कहने का मतलब है कोई भी चीज़ अपनी स्थिति को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। यानी कहने का मतलब है यदि कोई बंदा है जो गति कर रहा है यानी दौड़ रहा है, ये तब तक गति करता रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। या नहीं तो मान लीजिए कोई ये सड़क है, यहाँ पर कोई क्या कर रहा है, गाड़ी दौड़ रही है, कोई गाड़ी दौड़ेगी तो इसमें तब तक ये गति में रहेगा जब तक इसमें कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। यानी तो मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है जो गोलाकार है, ये तब तक यहाँ विराम अवस्था में रहेगा जब तक इसको पीछे से कोई धक्का ना दे दे, बाहरी बल कार्य ना करे। कोई भी वस्तु है इस दुनिया में जो विराम में है या फिर गति में, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम की स्थिति में बनाए रखना चाहती है, और यदि कोई गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। जब बाहरी बल कार्य करेगा तो उसकी स्थिति में चेंजिंग आएगा। इसी को क्या कहा जाता है? न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व के नियम से क्या समझते हैं। जड़त्व के नियम, जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है ये बताना है। तो जड़त्व का नियम है क्या, जरा देखिए। जड़त्व पदार्थ का प्रधान गुण है जिसके कारण कोई पदार्थ अपने गति या विराम की अवस्था को बनाए रखती है। यानी कहने का मतलब है जड़त्व का ये क्या है, एक ऐसा गुण है, जड़त्व एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा पदार्थ जो है गति की अवस्था को बनाए रखती है या नहीं तो विराम की अवस्था को बनाए रखती है। यदि गति में है तो गति की अवस्था को बनाए रखेगी, यदि विराम में है तो विराम की अवस्था को बनाए रखेगी। कहने का मतलब विराम या गति अवस्था को क्या करती है, बनाए रखती है। इसी गुण को क्या कहा जाता है? जड़त्व का गुण कहा जाता है। अब इसमें रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, जरा देखिए। यदि द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व का मान भी अधिक होगा, और द्रव्यमान कम होने पर जड़त्व का मान कम होगा। अर्थात जड़त्व द्रव्यमान का क्या है, माप है। कहने का मतलब अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व का मान भी अधिक होगा, और द्रव्यमान कम होने पर जड़त्व का मान कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती और द्रव्यमान के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को लिखिए। अब इसका दूसरा नियम क्या है, जरा देखिए। न्यूटन साहब का दूसरा नियम है किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती और द्रव्यमान के विपरीत क्रमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। माना कि पिंड का, यानी कहने का मतलब है किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण जो होता है वो बल का क्या होता है, समानुपाती होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, विपरीत क्रमानुपाती होता है। त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। मान लेना, माना पिंड का द्रव्यमान m kg है, त्वरण a मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर लगाया गया बल क्या है, F न्यूटन है। ये समानुपाती क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। और द्रव्यमान का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है बटे, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये समानुपाती 1/m के इक्वल हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो F ऊपर आ जाएगा, यानी A इक्वल समानुपाती F/m हो जाएगा। समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जो नियतांक कहलाता है, जिसको K ले लेना है, वेयर K क्या है, एक नियतांक है। अब यहाँ क्या माना कि ये बराबर यानी त्वरण बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। जो बल लग रहा है वो 1 न्यूटन का लग रहा है, जो द्रव्यमान है वस्तु का वो 1 kg हो, तो इसका मान पुट करेंगे तो ये बराबर आपका क्या निकल जाएगा, K निकल जाएगा, K बराबर 1 निकल जाएगा। इस K बराबर 1 अगर समीकरण थर्ड में आप क्या करेंगे, रख देंगे इस समीकरण में, तो आपका क्या जरा देखिए, F/m रह जाएगा आपका। यहाँ से m को क्रॉस गुना करेंगे तो F बराबर m इंटू ए, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बल का आपका व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रूव होता है फोर्स का इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग से क्या समझते हैं। आवेग क्या है, आरोपित बल और बल के कार्य करने में लगा समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। कहने का मतलब है जो आरोपित बल है और जो कार्य करने में समय लग रहा है, इन दोनों के गुणनफल को ही आवेग कहा जाता है, इम्पल्स कहा जाता है। इसका SI जो मात्रक जो होता है न्यूटन सेकंड होता है, NS होता है। I इक्वल टू F इंटू टी हो जाएगा। I फॉर होता है इम्पल्स, F फॉर फोर्स और T फॉर होता है टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, आपको दिखाना है। तो संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। कैसे, F इक्वल टू P2 माइनस P1/T, T को उधर भेजेंगे तो F इंटू टी हो जाएगा, तो F इंटू टी इक्वल टू P2 माइनस P1, अर्थात आवेग संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, क्यों। कहने का मतलब जब हम लोग या फिर आप जब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने के दौरान जब आपकी तरफ कैच जाता है तो कैच लपकने के लिए, कैच पकड़ने के लिए आप क्या करते हैं, अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण है। अगर आप हाथ को पीछे की ओर नहीं खींचेंगे तो क्या होगा, और खींचते हैं तो क्या आपको बेनिफिट होता है। तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर हो जाएगा आपका, हम जानते हैं कि F इक्वल टू P2 माइनस P1/T होता है, इसलिए हथेली को पीछे की ओर खींचने पर जो होता है, पीछे खींचने पर बल द्वारा कार्य करने का समय बढ़ जाता है, जिसमें छोटा बल कार्य करता है और हथेली में कम चोट लगता है। कहने का मतलब है F इक्वल टू क्या होता है, P2 माइनस P1/T होता है। ये जो टाइम है ये भाग में है, ये जितना छोटा होगा इसका मान उतना ही बड़ा होगा, चोट आपको उतना ही ज़्यादा लगेगा। और ये जितना टाइम का मान ज़्यादा आएगा आपको चोट उतना ही कम लगेगा। तो आप हाथ को पीछे की ओर खींचते तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है, जिसके कारण आपको चोट कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम को लिखें तथा इसके लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम और सेकंड नियम को आप पढ़ चुके हैं, ये तीसरा नियम है। तो तीसरा नियम क्या कह रहा है ज़रा देखिए। तीसरा नियम कह रहा है, बहुत ही आसान सा नियम है और ये जो है हर किसी के साथ लागू होता है। किसी भी क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन विच इज़ इक्वल एंड अपोजिट। कहने का मतलब कोई भी क्रिया होती है उसके विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया भी होती है। जैसे अब जब क्रिकेट का बॉल एक दीवार पे मारते हैं तो आप जितना स्पीड से मारेंगे तो आपकी ओर उतना ही स्पीड से लौट के आएगी, यानी जितना स्पीड आप उसमें लगाएंगे विपरीत अपना प्रतिक्रिया उधर से देगा। जितना धीरे से मारेंगे तो आपका धीरे से लौटेगा, जोर से मारेंगे तो जोर से आएगा। चलिए एक प्रयोग को दोबारा देखते हैं हम लोग। तो प्रयोग क्या है, मान लेते हैं ये कोई कुंडली है जिसमें 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इसमें 5 न्यूटन का बल लग रहा है। ये क्या है, ये है, ये बी है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हाथ से खींच रहे हैं। ये पिंड ए है, ये पिंड बी है, जिस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाथ से खींच रहे हैं। तो वर्णन है, देख लीजिए। हम दो पिंड ए और बी की तुलना करते हैं, जिसे चित्र के अनुसार सजा लेते हैं और पिंड बी को अपनी ओर खींचते हैं। जो पिंड बी है इसको हम अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। तो खींचने के बाद पिंड बी उतना ही बल विपरीत दिशा में दर्शाता है। यानी कहने का मतलब है जब इसको हम इधर खींचते हैं तो ये इधर विपरीत दिशा में उतना ही बल दर्शाता है जितना हम इधर से लगाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि
इससे न्यूटन का जो नियम है सत्यापित होता है। क्या स्पष्ट होता है कि जितना क्रिया हम लगा रहे हैं उतना ही क्रिया विपरीत पीछे की ओर भी लग रहा है। इसी से स्पष्ट होता है न्यूटन का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखकर यानी सत्यापित करना है। तो लिखकर सत्यापित करना है, हम मान लेते हैं ये कोई m द्रव्यमान का वस्तु है, m1 मान लिया इसको, जो u वेग से गतिशील है जिसको e1 मान लिया गया। यहाँ कोई m2 वस्तु है, m2 द्रव्यमान है जो किस वेग से गतिशील है, u2 वेग से गतिशील है। वस्तु A और वस्तु B दोनों एक जगह पे क्या किया, एक बार टक्कर किया। टक्कर करने के बाद मान लीजिए ये u से u1 वेग से गति कर रही थी, टक्कर के बाद इसका वेग बदलकर v1 हो गया और इसके m2 वस्तु जो है B का, इसका जो है टक्कर के बाद वेग बदलकर v2 हो गया। माना कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है और प्रारंभिक वेग u1 है। अल्प समय t सेकंड में टक्कर के बाद पिंड का वेग बदलकर क्या हो जाता है, v1 हो जाता है। यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं है, जितना चीज़ वहाँ आपने लिखा वही चीज़ है। m1 कोई वस्तु है ये जो टक्कर के बाद u1 से गति कर रही थी, टक्कर के बाद क्या हो जाएगा आपका, टक्कर के बाद आपका v1 से गति कर रहा है, बस यही लिखाया गया है। दूसरा पिंड v है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u2 है और टक्कर के बाद वेग बदलकर v2 हो जाता है। पिंड a पर लगा बल, तो पिंड a पर बल लगा क्या हो जाए, बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ m का मान 1 है, ये m1 है और एक्सीलरेशन a1 हो जाएगा, तो m1 a1 हो जाएगा। और a1 यानी त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, तो v1 माइनस u1 बाई टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। सेम इसी तरह से पिंड B पर लगा बल क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू m2a2 और a2 का फॉर्मूला भी हो जाएगा v2 माइनस u2 बाई टी, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना है। अब न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो F1 और F2 दोनों क्या हो जाएगा, विपरीत डायरेक्शन क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा सिर्फ। तो ये माइनस ले लिए, ये पॉजिटिव ले लिए, तो इसका फार्मूला यहाँ समीकरण फर्स्ट से m1 इंटू इसको बैठा दिए, इसको समीकरण सेकंड से बैठा दिए, तो t और t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, m1 v1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस m1 u1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2 हो जाएगा। यहाँ आप क्या करेंगे, m1 u1 को रहने देंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो m2 v2 हो जाएगा, इसको आप इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस से प्लस हो जाएगा, m1 v1 और यहाँ m2 v2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि टक्कर से पहले जितना उसका ऊर्जा था, टक्कर के बाद भी उतना ही ऊर्जा है, इसका ऊर्जा में कोई चेंजिंग नहीं आया है। अतः हम कह सकते हैं, अतः टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग अचर यानी बराबर रहता है। तो सिद्धांत आपका क्या हो जाएगा, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद किसी पिंड का कुल संवेग हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, यानी संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, 1 kg द्रव्यमान के एक लोहे के गोले को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील के जमी हुई बर्फ की सतह पर लुढ़काया जाता है। गोला 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। गोले और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करें। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल मैक्सिमम स्टूडेंट का नहीं बनता है। तो ज़रा इस क्वेश्चन को समझिए, समझने के बाद आपको 100% है आपसे बन जाएगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आपको बिल्कुल कूल माइंड से बनाना है, शांत माइंड से बनाना है। जो आपको दिया गया है पहले आपको लिख लेना है। द्रव्यमान दिया गया है 1 kg, प्रारंभिक वेग दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड, दूरी तय किया है s बराबर आपका क्या हो जाएगा 50 मीटर, और अंतिम वेग जाके वस्तु जब आपका रुक जाता है, जब वस्तु आपका रुक जाएगी तो रुकने के बाद आपका क्या हो जाएगा, इसका वेग 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो f बराबर निकालना है। तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं, गति दूसरा वाला चैप्टर जो पढ़े थे तो गति का 4 इक्वेशन पढ़े थे, उनमें से एक इक्वेशन आपका है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। v का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर, u का मान 20 है 20 का स्क्वायर, 2as गुना में है तो 2a इंटू 50 हो जाएगा s का मान। तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर आपका क्या होता है 20 गुना 20, जब 20 गुना 20 करेंगे आप तो 2 दूना
4 और यहाँ का 2 0 तो 400 हो जाएगा। और इधर 50 दूना 100 ए हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 100 का आप रहने देंगे, 400 को उधर भेजेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। अब 100 की इधर भेजेंगे तो गुना से इधर आएगा, भाग में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ समझ में नहीं आता। कहने का मतलब है 100 और ए के बीच में रिलेशन गुना का है, तो गुना जब भी आता है तो अपन अपोजिट हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। तो गुना का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो -400 बटे 100 हो जाएगा, तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ। यानी आपका त्वरण का मान कितना निकल गया, -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपको निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स बराबर क्या होता है फार्मूला, ma यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। m तो आपका 1 kg है, ए का मान आपने निकाला माइनस, तो -4 न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। अतः बल -4 न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी एक नॉमरिकल है, इसको भी आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नॉमरिकल में ही क्वेश्चन आपको दिक्कत होता है, क्योंकि नॉमरिकल क्वेश्चन में आपको दिक्कतें होती है। तो 8000 kg द्रव्यमान की एक रेल इंजन 5 डिब्बों को, जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 2000 kg है, सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी रेल पर कुल 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना, नेट त्वरण बल ज्ञात करना है, रेल का त्वरण तथा एक डिब्बे द्वारा दूसरे डिब्बे पर यानी डिब्बे 2 पर लगाया गया क्या निकालना है, बल निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि आपका दिया क्या, मास ऑफ इंजन, यानी आपका जो इंजन है, इंजन का मास आपको कितना दे दिया गया है, 8000 kg दे दिया गया है। ये आपका इंजन है, इसके पीछे 5 बॉगी लगाया गया है, 5 बॉगी, जिसमें प्रत्येक बॉगी का जो द्रव्यमान है 2000 है। तो 5 डिब्बे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी 10,000 kg हो जाएगा। अब फोर्स इनटू यानी फोर्स ऑफ इंजन, यानी जो इंजन द्वारा बल लगाया जाता है वो 40,000 न्यूटन लगाया जाता है, और जो पटरी द्वारा इंजन को घर्षण बल लगाया जाता है वो कितना है, घर्षण बल कहने का मतलब जो घर्षण लगाया जाता है उसमें रोकने की कोशिश किया जाता है वो कितना, 5000 न्यूटन बल लगता है। तो आपको निकालना क्या, नेट त्वरण निकालना है। नेट त्वरण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नेट त्वरण इक्वल टू टोटल है कितना, जो इंजन द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है 40,000 न्यूटन, और इसका विरोध कितना का हो रहा है, 5000 न्यूटन का। जितना विरोध हो रहा है उसको घटा दीजिए, आपका जो बचा 35,000 न्यूटन आपका नेट त्वरण निकल गया। नेक्स्ट आपका क्या, रेल का त्वरण, यानी रेल का त्वरण F/A हो जाएगा, क्योंकि F बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, ma होता है। ये को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, F/A हो जाएगा, सॉरी F/m हो जाएगा। तो A बराबर आपका F/m हो जाएगा। तो F का मान आपका कितना है, 35,000 न्यूटन, और m का मान कितना है, रेल का कितना है, इंजन का आपका कितना है 8000, और डिब्बा का 5 डिब्बा का मिलाकर कितना है, 5 बोगी का मिलाकर द्रव्यमान कितना है 10,000। तो 18,000 हो गया, यानी 3 0 3 0 कट जाएगा, 35 को 18 से भाग देंगे तो आपका 1.9 मीटर प्रति सेकेंड आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उसमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स बराबर क्या होता है, ma होता है। तो m का मान कितना है, एक डिब्बे पर दूसरे डिब्बे द्वारा लगाया गया बल निकालना था। तो एक डिब्बे का द्रव्यमान कितना है 2000, और आपका एक कितना निकल गया 1.9 निकल गया। तो पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा आपका, तो 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 19 दूना 38, यानी 3800 न्यूटन का बल एक डिब्बे द्वारा दूसरे डिब्बे पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबरिकल ही है, कोई ट्रक विराम अवस्था से किसी ढलान में एक समान त्वरण में गतिशील है। यदि ट्रक 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है तो उसके त्वरण की गणना करें, ट्रक पर लगे बल की गणना करें यदि उसका द्रव्यमान कितना है 7 मेट्रिक टन हो। तो इसमें दिया क्या है, सिर्फ इतना लिख लीजिए, आपको खुद ब खुद आपका क्लू मिल जाएगा तो कैसे आपको बनाना है। प्रारंभिक वेग कितना है 0 मीटर प्रति सेकंड है, टाइम कितना लगा 20 सेकंड, दूरी कितना तय किया s = 400 मीटर। तो ये आपको निकालना है, यानी त्वरण निकालना है। जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान दिया है 7 मेट्रिक टन दिया है, तो 1 मेट्रिक टन बराबर 1000 kg होता है। तो 7 मेट्रिक टन = 7 × 1000 हो जाएगा, तो 7000 यानी 7000 kg हो जाएगा। और फोर्स आपको क्या करना, निकालना है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, S = ut + ½ at²। S का मान 400 है, u का मान 0 है, t का मान 20 है।
तो 20 गुना 0 इंटू 20 हो जाएगा 1/2। ए का मान मालूम है नहीं, टी का मान मालूम है, 20 गुना 20 हो जाएगा। यहाँ 2 से कट जाएगा 10 मरतबा यानी 10 बार में, यहाँ 400 हो गया। ये तो 0 इंटू 20 तो ये 0 ही हो जाएगा। बचा क्या 20 गुना 10 200, 200 गुना ए 200 ए हो जाएगा। 200 जाके भाग लगेगा, यानी कहने का मतलब ये जो 200 बचा, ये 200 क्या है 200 ए, इन दोनों गुना में है, ए को रहने देंगे, 200 को उधर भेजेंगे तो गुना का उल्टा भाग हो जाएगा, तो 400 से भाग लग जाएगा। तो 200 दूना कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो ए बराबर आपका क्या निकल गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण निकल गया। अब आपको क्या निकलना है, यहाँ लिख दिया गया है कि त्वरण, अतः त्वरण बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो F बराबर आपको निकाल लेना है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 7 मेट्रिक टन है, 7000 kg हो जाएगा। ये कितना निकल गया 2, तो 7 दूना 14000 न्यूटन बल लग जाएगा। इसका आपका 14000 न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज की वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, इससे कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन को इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा।